Hello everyone, welcome to Crystal International Public School. In previous lecture, we revised the special organizations of United Nations, and in today's lecture, we will revise the different logos, the full names of United Nation. United Nation के जो लोगोस है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग लोगोस दिए गए हैं जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है. तो ये अलग अलग लोगोस दिए गए हैं. दैट वी विल रिवाइज टुडे. देन कोऑपरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन टू कोऑपरेशन ऑफ इंडिया टू द यूएन. यूनाइटेड नेशन को इंडिया का जो कोऑपरेशन है वो. एंड आवर लास्ट पॉइंट विल बी रे ऑफ hope for the human race. So today we will revise all these topics. I hope you are getting well and you understand everything. If you have any doubt that you can ask in a Zoom lecture. Okay बेटा, Zoom lecture में अभी हमारा ये चैप्टर जो है उसका एक्सप्लेनेशन बाकी है. सो वी आर रिवाइजिंग इट के वीडियो में कोई और चैप्टर चल रहा है और Zoom पर कोई और, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ. If you have any doubt or any queries, Zoom lecture will be there. You can ask in that. So let's start the revision of chapter 11. In that, logos are given here. Total 8 logos are given. So we will revise that. Here some of the symbols are given. कि ये सिंबल कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के हैं. लोगो इज गिवन. ये लोगो को हमें आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो फर्स्ट लोगो जो दिया गया है, दिस इज द लोगो ऑफ यूएन. मीन्स ये यूनाइटेड नेशन का लोगो है. देन सेकेंड लोगो ये जो है वीट क्रॉप के जैसा, वो दोनों साइड दिया है, बीच में स्टिक के जैसा लग रहा है और उसके ऊपर स्नेक जो है वो है. तो ये जो लोगो है, इट इज़ द लोगो ऑफ WHO. Okay, so what is the full form of WHO? It is World Health Organization. Okay, now this third one, ये तो देखो उसके ऊपर ही दिया हुआ है कि ये कौन सा लोगो है, यूनेस्को का. ओके, सो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? सो द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोसाइटी एंड चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन. यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोसाइटी एंड चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज द लोगो ऑफ यूनेस्को. ओके, नाउ कम टू द फोर्थ वन. सो यहाँ पर भी इट इज़ गिवन, इट इज़ द लोगो ऑफ ILO. सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ILO? इट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. रिमेंबर बेटा, दिस टाइम अगर मैप नहीं हुआ तो यही सिंबल आएंगे और आपको इसी सिंबल को आइडेंटिफाई करके, ये लोगों को आइडेंटिफाई करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा. ओके, नाउ द फिफ्थ वन. सी हियर, यू कैन सी व्हाट इज इट. ये देखकर पता चलना चाहिए कि ये सिंबल है यूनिसेफ का. यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड. यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड. ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ और लोगो ऑफ यूनिसेफ. नाउ सिक्स्थ वन. ये सिंबल है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का. इट इज़ द सिंबल ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. हियर ऑल्सो गिवन, इट इज़ अ सिंबल ऑफ what? It is a symbol of World Bank, WB or IBR
डी, IBRD का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो दोनों ही आना चाहिए, वर्ल्ड बैंक और IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एंड UNIDO ये तो दिया हुआ ही है, अब इसका नेम हमारी बुक में नहीं दिया है, हमें जो ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाई गई उसमें ये नहीं था। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO, UNIDO। ओके, सो लेट अस रिवाइज ऑल अगेन। ये फर्स्ट लोगो जो है वो किसका है, यूनाइटेड नेशन का। सेकेंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड जो है वो यूनेस्को का है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोसाइटी एंड चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ जो है वो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ जो है वो यूनिसेफ का है, इट इज़ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। सिक्स्थ जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सेवन्थ वर्ल्ड बैंक और IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एंड द लास्ट वन that is United Nations Industrial Development Organization. Okay, so this is about the special organization or special departments of the United Nations which work for the whole world. Okay, now यहाँ पर भी लोगो तो दिया गया है, ये लोगो किसका है, तो अगर ऐसे सर्कल सर्कल है, so this is the logo of yes, you are right, it is the logo of Olympic Games. Olympic Games का ये लोगो है। नाउ द ये दिया गया है ITU, इट इज़ द लोगो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, ओके। एंड सर्व ह्यूमैनिटी रेड क्रॉस, ये सिंबल है RCS का, RCS। नाउ RCS क्या है, सो RCS का मतलब है रेड क्रॉस सोसाइटी, है ना, इजी, रेड क्रॉस सोसाइटी। सो टोटल 8 ये है और 3 ये है, टोटल 11 लोगों ने स्टडी की। ओके, सो ये 11 लोगो है। उसके अलावा भी अदर लोगोस है, किसी के पास अगर वर्कबुक होगी तो उसके अंदर दिए गए हैं, तो उसमें जो लोगो है वो हम लोग नहीं पूछेंगे, जो लोगो आपको मैं दूंगी आपकी नोट्स के अंदर वही लोगो हमें स्टडी करने हैं। ओके, नाउ द कोऑपरेशन ऑफ इंडिया टू द UN, मतलब इंडिया का UN यूनाइटेड नेशन को कितना कोऑपरेशन, हम यूनाइटेड नेशन में क्या सपोर्ट करते हैं और कितना सपोर्ट करते हैं। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द स्ट्रेटेजी ऑफ सॉल्विंग द डिस्प्यूट विथ अदर कंट्रीज थ्रू UN। इंडिया ने UN की जो स्ट्रेटजी है कि अदर कंट्रीज़ के साथ अगर डिस्प्यूटीज होते हैं, डिस्प्यूटीज तो आई एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्प्यूटीज, इट इज़ प्रॉब्लम्स, जो झगड़े होते हैं, क्वारलिंग होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है,
तो उसे कैसे सॉल्व करना है, उसकी स्ट्रेटजी यूनाइटेड नेशन ने दी हुई है। वो स्ट्रेटजी को हम अडॉप्ट करते हैं, मतलब कि नेगोशिएशन। यूनाइटेड नेशन जो उसकी स्ट्रेटजी में सबसे पहले यही आता है कि नेगोशिएशन। व्हाट इज़ नेगोशिएशन? दैट मीन्स कि सपोज़ अगर टू कंट्रीज़ या मोर देन टू कंट्रीज़ के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं ऑन एनी अदर मैटर, एनी मैटर, तो ऐसे प्रॉब्लम्स के टाइम पर हमें कुछ बातें लेट गो करना, कुछ इग्नोर करके वॉर ना हो ऐसे पीसफुली उसके सॉल्यूशन लाना, दैट इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन। सो वो स्ट्रेटजी हमने अडॉप्ट की है। देन इंडिया हैज़ ऑलवेज contributed on a large scale to the peacekeeping forces of the United Nations by sending soldiers wherever required. सो जब जब यूनाइटेड नेशन को ज़रूरत पड़ी है तब तब इंडिया ने लार्ज स्केल पर कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने में। हाउ? सो वेन एवर यूनाइटेड नेशन रिक्वायर इंडियन सोल्जर्स टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, दैट टाइम वी सेंट देम। हमने हमारे आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो सोल्जर्स को वर्ल्ड पीस के लिए यूनाइटेड नेशन की नेसेसरी रिक्वायरमेंट पर भेजा है, कंट्रीब्यूट किया है। इंडिया हैड सेंट अ टीम ऑफ डॉक्टर्स टू ट्रीट द वाउंडेड सोल्जर्स इन द कोरियन वॉर। जब कोरियन वॉर हुआ उस टाइम पर जो वाउंडेड सोल्जर्स थे, जो सोल्जर्स वॉर के टाइम पर उनको गोली लग जाती या किसी भी वे से वो इंजर्ड हो जाते थे, तो ऐसे टाइम पर हमने हमारी डॉक्टर्स की टीम भेजी थी उनको ट्रीट करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए। इंडियन डेलीगेट्स ऑन वेरियस पोस्ट्स इन द यूएन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द वेलफेयर विद देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। इंडियन डेलीगेट्स जो है इट इज़ अनदर वर्ड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इंडिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंडिया के पर्सन जो यूनाइटेड नेशन में हैं। वी आर नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, लेकिन यूनाइटेड नेशन में जो इंडियन पीपल हैं जो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, जो वहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हु आर कॉल्ड डेलीगेट्स। सो वो उनके नॉलेज और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर पब्लिक वेलफेयर, नॉट ओनली फॉर द इंडिया और नॉट ओनली फॉर द एशियन कंट्रीज बट फॉर द होल वर्ल्ड, उनका जो एक्सपीरियंस, उनका जो नॉलेज है, उससे वो वेलफेयर के लिए, पीस फॉर्मिंग के लिए, मेंटेनिंग पीस के लिए अपना कंट्रीब्यूशन, अपने नॉलेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। India's contribution as a member of the Security Council and other organs have always been noteworthy. सिक्योरिटी काउंसिल में हम भी जो टेम्पररी मेंबर होते हैं, जो 2 इयर्स के लिए होते हैं, जिनको 2 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है, आफ्टर 2 ईयर अदर 10 कंट्रीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है ताकि सारी ही कंट्री उसमें इन्वॉल्व हो, कोई भी कंट्री की सुप्रीमेसी ना हो। हाँ, 5 कंट्री इसलिए रखी है कि वो जो 5 कंट्रीज़ है जो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल की, कौन कौन सी? USA, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड ब्रिटेन। यस, सो ये जो 5 कंट्री वो परमानेंट मेंबर इसीलिए रखे गए हैं कि ये 5 कंट्रीज़ उनको पूरा वर्क पता है, वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, पॉलिटिकली डेवलप्ड नेशन है, सो दे कैन वर्क बेटर एंड वी हेल्प देम टू वर्क। सो वहाँ पर भी हमारा कंट्रीब्यूशन, इवन अदर ऑर्गन जो है, जनरल असेंबली है या ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो उन सब में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो नोटवर्दी है। हमने कहीं पर भी
ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन को सपोर्ट नहीं किया। इवन जो पंचशील का ग्रेट आइडियल है वो भी इंडिया की ही गिफ्ट है वर्ल्ड को। पंच का मतलब 5 होता है, हाँ। सो वो पंचशील का जो आइडिया है वो इंडिया ने ही दिया है वर्ल्ड को। ओके, नाउ रे ऑफ होप फॉर द ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस के लिए होप की रे के आज नहीं तो कल कुछ चेंजेस आएंगे। डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज होगा। डेफिनेटली पीस मेंटेन होगी। ऑल वर्ल्ड में से ये जो वॉर का थ्रेट है वो नहीं रहेगा, डिसआर्ममेंट होगा। ये उम्मीद है कि हम डेवलप होंगे। सो इफ़ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कोऑपरेट विद द यूनाइटेड नेशन, अगर सारी ही कंट्रीज जो है वो यूनाइटेड नेशंस के साथ कोऑपरेट करें, वर्ल्ड पीस कैन बी ऑब्टेन इन द रियल सेंस। तभी रियल सेंस में वर्ल्ड पीस ऑब्टेन हो सकती है, क्योंकि किसी एक कंट्री के सपोर्ट से नहीं होता है, इसके लिए सारी कंट्री का सपोर्ट रिक्वायर है। जैसे अगर हमको 100% रिजल्ट चाहिए स्कूल में, तो उसके लिए स्कूल के टीचर्स, ट्रस्टी, प्रिंसिपल सर, कोऑर्डिनेटर सर, ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इन सब के सपोर्ट से ही वो हो सकता है। ओनली टीचर्स और प्रिंसिपल सर के एफर्ट से नहीं हो सकता। अगर आप लोग स्टडी ना करो तो हम आपको एक्सप्लेन करें, हम रिवीजन करवाएं, आपके डाउट सॉल्व करें, बट जब तक आप खुद स्टडी नहीं करोगे 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप कर रहे हो लेकिन क्लास के अदर स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं तो भी रिज़ल्ट नहीं मिलता है। सो द सेम वे, अगर 100% पीस चाहिए, वर्ल्ड पीस चाहिए, कहीं पर भी वॉर का डर ना हो, सब कंट्रीज एक दूसरे के साथ सपोर्ट से रहे, खुद भी डेवलप हो और अदर कंट्रीज़ को भी डेवलपमेंट का पाथ शो करे, उसके लिए सबसे पहले तो ऑल दी कंट्रीज़ जो है उनको कोऑपरेट करना होगा टू द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का काम यही है वर्ल्ड पीस मेंटेन करना, और उसके लिए कंट्रीज़ का सपोर्ट होना नेसेसरी है। तभी रियल सेंस में वर्ल्ड पीस जो है वो ऑब्टेन होगी। फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी दैट एवरी कंट्री रिजॉल्व्स टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ डेडली वेपन्स। और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कोऑपरेशन के लिए, कि ऑल दी कंट्रीज़, एवरी कंट्री, ईच एंड एवरी कंट्री जो उनको डेडली वेपन्स जो है, ये मशीन गन है या अदर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है या अदर कोई भी केमिकल वेपन हो, बायोलॉजिकल वेपन हो, मटेरियल वेपन हो, कोई भी वेपन हो, वो जो डेडली वेपन्स है उनका प्रोडक्शन ही स्टॉप अगर होगा तो वॉर होगा। वेपन ही नहीं होंगे तो वॉर के चांसेस नहीं है। हुआ तो भी कैसे, बातों बातों से, तो उसमें लॉस नहीं होता है, डैमेज नहीं होता है। करोड्स ऑफ रुपीज़ कैन बी सेव्ड इफ़ दिस रेस ऑफ इंक्रीजिंग वेपन्स इन द कंट्रीज एंड। अगर ये रेस एंड हो गई, क्योंकि हम लोग वेपन्स को प्रोड्यूस करते ही रहते हैं, वो कंट्री के पास इतने हैं तो हम उससे थोड़े ज़्यादा ही करेंगे, वो हम स्टडी कर चुके हैं। कंपटीशन लगा रहता था मिलिट्री फोर्स को इंक्रीज़ करने के लिए, वेपन्स को इंक्रीज़ करने के लिए, और अभी भी है। हर एक कंट्री को कि हमारे पास वेपन पावर ज़्यादा होना चाहिए। अगर वेपन पावर हुआ तो सामने वाली कंट्री से हम लड़ पाएंगे। मॉडर्न वेपन्स होंगे तभी हम लड़ पाएंगे, टिक पाएंगे। क्योंकि हमारे पास, हमें पता है कि जब हमने ब्रिटिशर्स से फाइट की तब हमारे पास ऐसे वेपन्स नहीं थे जो ब्रिटिशर्स के पास थे। सो मॉडर्न वेपन्स जो है उसका प्रोडक्शन होता, इसमें भी इम्प्रोवाइजेशन होता जा रहा है। पता है ना, गन के आगे भी अब साइलेंसर आ गया। मतलब कोई शूट कर दे ना तो साइलेंसर अगर लगाओ तो आवाज़ तक नहीं आती शूट करने की। इम्प्रोवाइजेशन होता जाता है, बहुत ही दूर से भी आप उसे पॉइंट आउट कर सकते हो, निशाना लगा सकते हो। नंबर ऑफ पीपल को आप एक साथ किल कर सकते हो। ऐसे ऐसे बॉम्ब आए हैं जिसमें एटम बॉम्ब का यूज़ तो ऑलरेडी अमेरिका ने कर दिया, तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन होता ही जा रहा है।
इम्प्रोवाइज़ करने के बदले उस रेस को अगर हमने स्टॉप कर दिया तो वो जो प्रोडक्शन के अंदर हमें अमाउंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है उसे हम सेव कर सकते और वो 1000, 2000, 10,000, 20,000 नहीं है, करोड़ों रुपए हैं। आज के टाइमिंग में हम लोग सुनते ही है 1000, 2000 की बात कहीं सुनते ही नहीं है। 1200 करोड़, 2500 करोड़, 2-3 करोड़ की बात भी नहीं आती है। नॉर्मली अगर कहीं पर कोई हिंदू मुस्लिम का या अदर कोई राइट्स होता है तो 20-25 करोड़ का नुकसान तो ऐसे ही हो जाता है वहाँ पर। तो ये तो कंट्रीज़ के बीच की बात है। वॉर वेपन की बात है तो वॉर वेपन के प्रोडक्शन में तो कितना खर्चा होता होगा, एक्सपेंस कितना होता होगा। तो हमारे पास जो वेपन्स है उसका प्रोडक्शन उसका अमाउंट इंक्रीज़ करने के बदले वो जो अमाउंट है, वो जो पैसे, उसे हम हमारे कंट्री के जो पीपल है उसके वेलफेयर में, डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। एक तरफ वो वेपन्स का प्रोडक्शन नहीं होगा तो वॉर का डर चला जाएगा और दूसरी बात करोड़ों रुपये बच जाएंगे तो वो पैसों से हम डेवलप हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए किसी एक कंट्री के या 10-12 कंट्रीज़ के एफर्ट से, कुछ इवन 50% कंट्रीज़ के एफर्ट से भी नहीं होगा। 100% एफर्ट्स चाहिए, 100% इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है। अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट फॉर अस टू लिव। 2 साइंटिस्ट जो है, एस्ट्रोनॉट्स जो है, वो ढूंढ रहे हैं कि अदर प्लैनेट्स पर लाइफ इज़ पॉसिबल और नॉट। स्पेस रिसर्च हो रही है, सैटेलाइट के थ्रू हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कहीं और प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं। बट देन टू राइट नाउ वी हैव ओनली वन प्लेस, दैट इज़ अर्थ। अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर हम रह रहे हैं और जहाँ पर हम जी सकते हैं, और इसके लिए पीसफुली जीना बहुत ही नेसेसरी है, ज़रूरी है। सो ह्यूमन बींग्स हैव टू एम एट अचीविंग वर्ल्ड पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अगर हमें यहाँ पर जीना है, प्लेनेट पर रहना है, तो हमें उस एम को अचीव करना हो कि वर्ल्ड पीस मेंटेन हो और यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो। हमारे कंट्री में ही इतनी प्रॉब्लम्स है, यूनिवर्सल लेवल पर हम कैसे जाएंगे? बट वी हैव टू ट्राई। कोशिश हमें करनी ही पड़ेगी। यूनिवर्सल ब्रदरहुड होगा तो वॉर का जो थ्रेट है, वॉर का जो डर है वो नहीं होगा, क्योंकि हम हमारे भाई से डरते कि वो मुझे चाकू मार देगा या मेरा गला दबा देगा। नो, नेवर। हमें हमारे भाई बहनों से डर नहीं लगता। सो स्टूडेंट्स, इन 11th chapter, take a overview. 11th chapter, that is United Nation. One poem is given. After that we studied and we revised the why do we need an international institution. In that we study about the 2 world war which took place between 2 groups, Allied nation and Axis nation. In that, after the World War I, League of Nations was established, and after the World War II, United Nation established. Okay, so United Nation का formation कैसे हुआ? Earlier it was known as a UNO, means United Nation Organization, which was established with the idea of Franklin D. Roosevelt, USA President, on the 24th October 1945. After that, it is known as a UN United Nation. Earlier, when it was established at that time, 51 nations were member, and right now 193 members nations are there. The last country, means 193rd country जिसने UN को ज्वाइन किया, वो है साउथ सुदान ऑफ अफ्रीका. आफ्टर दैट वी स्टडीड, वी रिवाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द UN. हमने ऑब्जेक्टिव भी पढ़े UN के, जिसमें इंटरनेशनल पीस एंड सेफ्टी मेंटेन करना, फ्रेंडशिप की फीलिंग जो है वो प्रमोट करना अमॉन्ग द नेशंस, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटी रिलेशन क्रिएट हो, जिसकी वजह से जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है
इंटरनेशनल लेवल पर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, कोऑपरेशन की फीलिंग क्रिएट हो, ह्यूमन राइट्स जो है उसकी रिस्पेक्ट हो, फंडामेंटल राइट्स की फ्रीडम मिले, एंड जो ड्रास्टिक डेंजरस एंड डिस्ट्रॉइंग टू वॉर्स हुए, वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2, ऐसा थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। ओके, देन यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स जो है, जिसमें 6 ऑर्गन्स आर देयर: सेक्रेटरीट, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके बारे में हमने पढ़ा, इसके क्या वर्क है वो भी हमने पढ़ा और रिवाइज भी किया। आफ्टर दैट जनरल असेंबली के बारे में डीपली पढ़ा। 51 मेंबर नेशन थे, 193 मेंबर हुए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वर्ल्ड पार्लियामेंट। जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है। कंट्री वाइज 5 रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो उसे अटेंड कर सकते हैं, बट येस व्हेन इलेक्शन इज देयर दैट टाइम ओनली 1 वोट वी कैन गिव, मीन्स 1 कंट्री 1 वोट इज एलिजिबल। हमारी कंट्री से मिसिस विजया लक्ष्मी पंडित जो है वो 1953-54 की जो सेशन हुई, जो मीटिंग हुई, उसमें प्रेसिडेंट बने थे, जनरल मीटिंग के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। सो दिस इज़ द मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस। ह्यूमन राइट्स जो है वो 10 दिसंबर 1948 को डिक्लेयर किए गए थे, मतलब वहीं से इम्प्लीमेंट हुए थे ह्यूमन राइट्स। सो 10 दिसंबर इट इज़ कॉल्ड अ वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। ओके, देन जनरल असेंबली का वर्क हमने डिस्कस किया कि वो क्या करते हैं। जनरल असेंबली जो भी प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड में, मीन्स कि अमॉन्ग द कंट्रीज between two nations, if any problem is there, so related to that problem they discuss, they give suggestions, they give advice, and they solve all the problems, but अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ यूएन। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड है, वो यूएन के चार्टर से अबाइड है। ओके, अगर कोई मेजर इश्यू है तो वो इमीडिएटली सिक्योरिटी काउंसिल को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। नाउ सिक्योरिटी काउंसिल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। 15 मेंबर्स नेशन आर देयर, जिसमें से 5 मेंबर नेशन परमानेंट है, 10 मेंबर नेशन जो है वो आफ्टर एवरी 2 years इलेक्ट होते हैं, चेंज होते रहते हैं। 5 मेंबर नेशन जो परमानेंट है, मतलब कि वो नेशन के रिप्रेजेंटेटिव तो उसमें होंगे ही, वो है यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ओके, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो जनरल असेंबली के रिकमेंडेशन से सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट किया जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करता है कि ये पर्सन, दिस पर्सन इज़ एलिजिबल और completely fit for the post of Secretary General, and after that General Assembly उस पर्सन को सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पर अपॉइंट करती है। एंड वो जो पर्सन है सेक्रेटरी जनरल, ही वर्क एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूएन। नाउ वीटो के बारे में हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज़ वीटो? तो वीटो दैट मीन्स के राइट टू डिनाई, जिसमें हम नेगेटिव वोट कास्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी प्रपोजल आया, जैसे जम्मू कश्मीर की बात है, तो वो अगर वहाँ पर जाता है मैटर कि जम्मू कश्मीर जो वो इंडिया में होना चाहिए या पाकिस्तान में, सपोज़ वो प्रपोज़ल में ऐसा हुआ कि वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए, और ऐसे टाइम पर 4 मेंबर नेशन जो है, 5 परमानेंट में से 4 मेंबर नेशन जो है वो अग्री करते कि यस जम्मू कश्मीर बिलोंग्स टू और शुड बी बिलोंग टू पाकिस्तान, एंड दैट टाइम ओनली 1 कंट्री डिनाई, राइट टू डिनाई, वीटो पावर यूज़ करता है, मीन्स नेगेटिव वोट करता है कि नहीं होना चाहिए, तो वो बिल पास नहीं हो सकता, वो रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता है। नाउ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन की, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर देयर। आई टोल्ड यू कि कोई एक पर्सन का काम नहीं है। हमारे घर पर भी हम लोग देखते हैं कि घर के अंदर भी पापा वर्क करते हैं, ऑफिस जाते हैं, मम्मी जो है वो भी अगर वर्किंग वूमन है तो वो भी वर्क करते हैं, लेकिन घर का काम बटा हुआ होता है, ये वो काम करेगा, वो काम करेगा। अगर घर के अंदर 4 या 5 मेंबर के बीच में भी काम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो ये तो वर्ल्ड लेवल की बात है। कोई एक ही पर्सन या कोई एक ही ऑर्गन सारे वर्क तो नहीं कर सकता। सो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई है। हेल्थ के लिए WHO है, देन पीस सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, एजुकेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, एंड ह्यूमन राइट्स के लिए
यूनेस्को को एस्टेब्लिश किया गया है। देन वर्ल्ड लेवल पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो, उसके लिए ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया है। देन चिल्ड्रन एंड मदर की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड अप आना चाहिए, उसके लिए यूनिसेफ जो है उसे एस्टेब्लिश किया गया है। देन हाई क्वालिटी का फूड जो है वो सप्लाई हो, हेल्थ रिलेटेड WHO, बट हाई क्वालिटी एंड न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना, इट इज़ FAO। यहाँ पर FAC दिख रहा है, इट इज़ FAO। ओके, देन फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट, WB मीन्स वर्ल्ड बैंक, या तो IBRD का फुल फॉर्म तो आपको दिख ही रहा है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सो दीज आर द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस। देन ये सारे लोगोज जो है मैंने आपको PDF भी शेयर कर दिए, PDF के अंदर ये सारे ही लोगोज जो है वो मैंने नेम उसमें लिखे हुए हैं, फुल फॉर्म तो आपको पता चल ही जाएगा। ओके, एंड इंडिया का जो कोऑपरेशन है उसमें भी हमने रिवाइज किया कि इंडिया जो है वो UN को जब जब ज़रूरत पड़ती है मिलिट्री फोर्सेस भेजती है, एंड ईच एंड एवरी मैनर में हम उनके लिए हेल्पफुल है। पंचशील जो है, पंचशील का आइडिया वो भी हमने ही उनको प्रोवाइड किया, हमने ही, हमारी ही गिफ्ट है। एंड ह्यूमन रेस जो है उसके लिए होप कि आज नहीं तो कल डेफिनेटली कम्प्लीटली डिज़ार्ममेंट होगा, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो वर्ल्ड पीस अचीव करने में एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड अचीव करने में सक्सेस होंगे, यही हमारा एम है। सो चैप्टर हमने एक बार पढ़ भी लिया और एक बार अच्छे से रिवाइज भी हो गया। देन टू एनी डाउट्स आर देयर यू कैन आस्क। थैंक यू ऑल।